नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणितीय भौतिकी, जिसके अंतर्गत आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे ये a+b वाले, फिर आता है घातांक नियम, फिर अवकलन के संबंधित सूत्र, फिर समाकलन संबंधी सूत्र, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। बस इतना ही पढ़ेंगे आज के दिए। ये सभी आपकी फ़िज़िक्स के लिए सफिशिएंट है, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स आप पढ़ नहीं हुए हो, आप ओनली फिज़िक्स के लिए छोटी सी मैथ की पढ़े हुए हो। ठीक है, और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है मात्रक व मापन। जिसने नहीं देखा है वो आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर डेली बेसिस पे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपना a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे आपको 2 डिजिट्स दे दिए जाएंगे और उसका होल स्क्वायर, इस प्रकार से कंडीशन आएगी तो उसका एक्सटेंशन ये रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। a² - b² का होता है a+b गुणा b a-b। ठीक है, अब आता है a+b का होल क्यूब। इसको आप इस प्रकार से कहोगे a+b a² + 2ab + b²। तो इसको अगर अपन इसमें गुणा करेंगे तो अपने पास a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये ओनली b के स्क्वायर है। ठीक है, एक बार तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार इसके स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस वाला है, माइनस में देखो a-b है, a² - 2ab + b² या a³ - b³ + 3ab² - 3a²b। a³ + b³ इज इक्वल टू होता है a+b इस मल्टीप्लाई बाई a² - ab + b²। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 2ab है, इसमें ओनली ab है। ठीक है, और a³ - b³ होता है a - b a² + ab + b²। ओके, तो ये ही आपके काम आने वाले हैं और कोई ज़्यादा काम में नहीं आएगा आपके, निश्चिंत रहिए आप लोग। अब देखो, ज़्यादा कुछ मैं खुद भी नहीं कराता, क्योंकि नोट्स का काम यही होता है कि थोड़े में बहुत कुछ आ जाना। ठीक है, तो देखो अब घातांक नियम क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं लोग वाले, जो अपने पीछा नहीं छोड़ेंगे पूरी फिजिक्स में। लोग, अवकलन और समाकलन ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, डेरिवेशंस में हर 5 कदम में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो ये आपका फंक्शन है log बेस e के, तो ये जो होता है ना, ये log, ये इसको बोलते हैं आप लॉगरिथम, यानी कि लघुगुणक। और ये e होता है आपका बेस, आधार। इसकी जगह आपको 10 भी काम में लेना पड़ता है और e भी काम में लेना पड़ता है। e अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो e होता है, और अगर आपको वो वैल्यू देगा 2, 5, 9 जितनी भी है वो आपको देगा। और के होती है कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी राशि हो सकती है, जैसे x², sin x, cos x, कुछ भी के की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये है log e को अगर अपन बेस 10 में बदलें तो अपने पास आएगा 2.303 log 10। जैसे अगर यहाँ पे कोई राशि है k, क्वांटिटी यहाँ पे भी k हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके कहाँ काम आएगी, या आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, उसके नियम पढ़ोगे, तब आपके ये काम में आएगी। वर्क को स्थितिज ऊर्जा निकालने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, अब ये आती है log की प्रॉपर्टी। यदि log m की पावर n हो तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये बात देखो n आ गया, वापस जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा एज इट इज़ हमने लिख दिया, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, यदि log बेस e, यदि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों एक हो, सेम हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, और यदि log 1 की वैल्यू 0 होती है। इन चीज़ों को आपको याद ही रखना है, कभी भूलना भी नहीं है, तो याद रख लोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये आता है इसका मल्टीप्लाई m.n, यानी कि ये दोनों गुणा है। तो इसको कैसे करोगे, पहले m से गुणा किया, फिर डॉट की जगह आपको प्लस लगाना है,
फिर उसके बाद में n, यानी log m प्लस log n। ठीक है, अगला देखो, log यहाँ पे n है, बेस में क्या है n और पावर क्या है इसकी m। तो ये देखो log m अपन log n, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये कब सहूलियत, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। अब ये है, अब देखो a की पावर क्या log ax है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताई कि यदि ये दोनों सेम हो तब उसकी वैल्यू एक हो जाती है। ठीक है, और अगर ये चीज़ ऐसा कुछ हो तो भी वह एक हो जाएगी, तो ये वैल्यू एक हो गई। अब एक को x से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब जैसे आपको दे देंगे 10 की पावर log 10 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो हो गई अपने पास 1, और ये क्या हो गया गुणा 2, तो वैल्यू क्या आ गई टोटल अपने पास, इसके आंसर क्या हुए 2 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से डिवाइड वाला है log m अपॉन n, तो यहाँ पे क्या था, डॉट था, प्लस आ गया। अब ये देखो ये वाला, ये क्या माइनस के जैसे लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो log m माइनस log n। ठीक है, अब ये आता है बेस चेंज फॉर्मूला, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। log b, यहाँ पे बेस क्या है b है, और यहाँ पे बेस क्या है a, तो log बेस ba की वैल्यू क्या किसके इक्वल हो सकती है, 1 अपन log ab। ये इंटरचेंज हो गए ना आपस में, ये देखो इंटरचेंज हो गए, पर ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह ले लिया। तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, बस log के यही नियम है। वैसे नियम जो बहुत से मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं ना, वो उनको पता रहेगा, वो जब पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम चलेगा कि बहुत नियम है इसमें, लेकिन जो अपने फिजिक्स में काम आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 10 नियम है, वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप लेके बैठ गए मैथ की बुक और यार देखो इसमें इतने सा यार सर ने तो इतने से करोगे, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आप जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए और मस्त रहिए, उनको भी पढ़िए। अब देखो एक चीज़ हो, 100 चीज़ें पढ़ रहे हो ना आप, 100 चीज़ें पढ़ रहे हो आप एक बार, तो उससे अच्छा कि उससे एक ही चीज़ को आप 100 बार पढ़ दोगे ना, तो लाइफ टाइम आप कभी नहीं बोलोगे, कभी मात नहीं खाओगे। अब जैसे मान लिया ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये भी पढ़ रहे हो हैं, आप एसपी भी पढ़ रहे हो, आप सीबीएच भी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी निकाल रहे हो, आप राजस्थान बोर्ड भी पढ़ रहे हो, और आप संजीव पासबुक भी पढ़ रहे हो, एक्सीलेंट भी पढ़ रहे हो। ये सभी पढ़ने के बजाय अगर आप एक ही चीज़ पढ़ लो ना, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे मेरे नोट्स हो या फिर एनसीईआरटी हो या राजस्थान बोर्ड हो या फिर संजीव हो, सीबीएच हो, एसपी, इन किताब एक को ही अगर आप 10 बार पढ़ दोगे ना तो आपके उद्धार हो जाएगा। आप चाहे इस 11th क्लास क्यों ना हो, चाहे 12th हो या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आप फतेह ही करके आओगे, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है अवकलन संबंधित सूत्र। अवकलन होता क्या है, सीधा सा देख लो, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये शायद स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, आप एडजस्ट कर लेना। कि अवकलन संबंधित सूत्र, अवकलन होता क्या है कि उसको तोड़ना, उसमें कमी, ये होता है आपका अवकलन। डिफरेंस यानी उसको अलग अलग करना। ठीक है, डिफरेंस यानी उनको अलग अलग करना, उन्हें अंतर निकालना, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। और तो देखो, यदि इसको अब इसका मतलब होता है कि इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन किया हमने, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया है। अगर यहाँ पे t हो तो t के सापेक्ष हो गया, p हो तो p के सापेक्ष हो गया, x हो ही गया, y है तो y के सापेक्ष हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई अचर संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी उसका अवकलन 0 हो जाएगा। और अगर x के सापेक्ष यानी किसी संख्या का उसी संख्या के सापेक्ष अगर हम अपन अवकलन करते हैं
तो वह संख्या 1 हो जाएगी, यानी उसका अवकलन 1 हो जाएगा अपने पास। अब ये देखो भाई, ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप बस याद रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको उंगलियों पे याद रहनी चाहिए। न्यूमेरिकल आपके चुटकियों में सोल्व होने लग जाएंगे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। x की पावर n का अगर हम अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये n आगे आ जाएगा, x और n के अंदर से 1 घट जाएगा। जैसे मान लिया कि ये देखो, इसमें बता दूं मैं आपको, इसमें बता देता हूँ कि x की पावर 5 है, इसका आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका अवकलन किस प्रकार से करोगे कि ये 5 आगे आ जाएगा, लिख दिया सर, 5 लिख दिया, x है। अब इस 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका अवकलन क्या हुआ अपना, ये हो गया, यानी कि d/dx इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास, यानी 5x की पावर 4, ठीक है ना। अब यदि एक बात और कह दिया आपको कि ये जो अपने आपके पास है ना 5x की पावर 4, इसका एक बार और अवकलन करो, तो कुछ ही नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा करना है। ये 4 आगे आ जाएगा, 4 गुणा 5 x, 4 में से 1 घटा देंगे 3, इन दोनों को गुणा करो, क्या हो जाएगा ये 20x³। ये आपका क्या हो गया, फिर से अवकलन। तो इसको क्या कहोगे आप कि x की पावर 5 का 2 बार अवकलन किया हमने, तो अपने पास ये आ गया। अब 2 बार अवकलन को आप इसमें किस प्रकार से डिनोट करोगे, तो इस प्रकार इसे डिनोट करोगे d²x/d। ये वाली संख्या भी तो 5 है ना यहाँ पे, ठीक है, 5 लिख दिया। तो ये d² 2 बार हो गया, dx²। अगर 3 बार करना हो तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। 5 बार होता तो ये 5, ये भी 5। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब होता है e की पावर x का अवकलन। सेम वो का वही होता है, कोई चेंज नहीं होता, चाहे समाकलन लो चाहे इसका अवकलन लो, दोनों सेम ही रहेंगे। समाकलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, देखना भी। ये होता है अगर log x का हम अवकलन करें तो होता है 1/x। एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि यदि कोई भी संख्या है आपके पास, हमेशा समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे अगर आप इसका समाकलन करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और अगर log x का अवकलन करोगे तो ये आपके पास, यानी कि ये समाकलन हो गया, ये आपका अवकलन हो गया, ठीक है। इसका समाकलन किया, हमारे पास ये आ जाएंगे, log x आ जाएगा। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। और अगर log x के करेंगे तो अपने पास 1/x आ जाएगा। अब ये देखो, 1 की पावर x है, यहाँ पे x की पावर n थी, 1 की पावर x है तो ये हो जाएगा 1 की पावर x, सेम ऐसा का ऐसा, और फिर ये a log a हो जाएगा इसमें साथ। और अब अंडरवुड ये वाला है, इसका होता है 1/2 √x। अब इसको आप कैसे करो, इस वाले सूत्र से भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताऊँ। जैसे है d/dx √x है, क्या √x को मैं इस प्रकार से लिख दूँ, x की पावर 1/2 लिख दूँ। अब देखो ये क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई ना, हो गई। तो देखो अब 1/2 इस तरफ आ जाएगा, आ गया, x ऐसा का ऐसा। अब इसमें से इसमें से 1 घटा देंगे तो 1/2 में से 1 घटा दिया, n-1 होता है ना, ये घटा दिया, तो ये 1/2 को सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2, समझ गए। अब ये जो माइनस का 1/2 है, यदि ये 1/2 है, इसको मैं नीचे ले जाऊँ, x की पावर 1/2 हो जाएगा। यदि मैं इसको ऊपर लाता तो ये सेम ये का यही आ जाता। एक मतलब कि अगर किसी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं हम तो उसकी घात माइनस की हो जाएगी, और अगर ऊपर से वापस नीचे लाएंगे तो उसकी घात प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको मैं वापस से क्या लिख दूँ, ये आ गया ना अपने पास अवकलन। तो इसको हम इस प्रकार से भी, अभी आपके पास ऐसा आ जाए d/dx, x ये है, तो इसका आप कैसे करोगे, इसको इस प्रकार से करेंगे कि x है, ठीक है, ये x की पावर 1/2 है, ये 1 है,
एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यदि गुणा में है तो दोनों घाते और इनका ये जो सेम है, आधार इनका सेम है तो घाते जुड़ जाएगी। अब जैसे इसमें x और x समान है तो ये घात कितनी है, 1 और 1/2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये 3/2, यानी कि x की पावर 3/2। अब आप इसका अवकलन आराम से x की पावर n से इसका अवकलन कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई है तो वीडियो को वापस से पॉज करके देख लो, समझ लो और नोट्स इसके अवश्य बनाओ। ये हो गया। अब ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10th में पढ़े होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। ये सभी आपका फिजिक्स में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। फिजिक्स में आपके सिर्फ और मुश्किल से ये 3 चीज़ें काम आएगी। ये तो मैंने लिखवा दिया भाई, आपको थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए, कहीं आ जाए तो आप कर दो इनको, न्यूमेरिकल में आ जाए। देखो साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये अवकलन है ना। और कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब ये इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन है, ये 3 ही आएंगे। अगर आएंगे तब, बाकी मुझे नहीं लगता कि आएंगे ये। हाँ, न्यूमेरिकल में आपको घुमा फिरा के दे दे तो वो एक अलग बात है। साइन इन्वर्स एक्स का ये अवकलन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। कोस एक्स का ये माइनस आ जाएगा, बाकी सेम ऐसा का ऐसा ही। और टेन एक्स है, टेन एक्स देखो, ये देखो ये टेन एक्स, d/dx टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, ये एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। ठीक है ना। अब आते हैं अवकलन करने के नियम। वैसे 4 है, प्लस और माइनस का। प्लस माइनस का सेम वैसा का वैसा ही है कि जैसे मान लिया कि x + y का आपने अवकलन किया तो पहले इसके साथ कर दो, फिर इसके साथ कर दो, दोनों को जोड़ दो, माइनस में माइनस कर दो। ये गुणा वाले और भाग वाले ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। u.v है तो पहले इनमें से किसी भी एक को स्थिर रख लो। जैसे मैंने इसमें v को स्थिर रख लिया, v को पकड़ लिया और u का अवकलन कर दिया, फिर प्लस, फिर पहले वाले को जो पकड़ा था ना उसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ा और इसका अवकलन कर दिया, तो ये आपका आ गया। अब जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी अपने पास है d/dx, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन करना है, ये है। अब इसमें कैसे करें कि ये इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, कुछ भी मान लो, या इसको v मान लो, इसको u मान लो। पहले वालों को पकड़ा, किसी को भी पकड़ दो, किसी को भी, चाहे एक्स स्क्वायर या साइन एक्स को, दोनों में से किसी को पकड़ लिया। मैंने साइन एक्स को पकड़ लिया भाई, चलो अब तो कहीं नहीं जाएगा, ये dx हो गया। अब इसका मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा, प्लस अब मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ लिया, अब 13 नंबर है, ये dx, अब इस साइन एक्स का अवकलन कर दूँगा। समझ में आया। अब सेम आगे जैसा करना है वैसा इसका हो जाएगा क्या, 2x, क्योंकि ये 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ से देखो, एक सेकंड, यहाँ से नहीं, ये देखो ये रहा, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कोस एक्स, तो ये आपका अवकलन आ गया, इसका अवकलन ये आ गया। ठीक है ना, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा u/v वाला। इसमें बस आपको ये करना है कि जो नीचे वाली संख्या ना, इसी को ही स्थिर रखना है। v को मैंने स्थिर रखा, इसको पकड़ा, इसका किया, फिर माइनस, क्योंकि ये देखो यहाँ से देख लिया कि वो ये वाला माइनस के जैसे लगता है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इसको पकड़ा, फिर इसका अवकलन कर दिया, ये देखो। बस बटा में जो नीचे जो पहले बार इसको पकड़ा था ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे एग्जांपल है d/dx एक्स स्क्वायर अपन कोस एक्स का अपन को अवकलन करना है, तो ये हो गया v, ये u
ये v। अब v को कांस्टेंट रखा मैंने, क्योंकि इसी को रखना है नीचे वाले को। नीचे वाले को जब मैं रखूँगा तो d/dx, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अब इस वाले को स्थिर रखा और इसका कर दिया cos x का कर दिया, अपॉन जो नीचे वाला था इसका स्क्वायर कर दिया ना। ये हो गया, ये क्या हो गया अपना cos x 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है sin x, किस में, नेगेटिव में, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, ये माइनस के sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख दूँ, इसको हटा दूँ, तो ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, तो u.v हो गया और u/v दोनों हो गए। अब देखो, अब आता है समाकलन। ये सेम उसी का अवकलन का उल्टा है, यानी अवकलन का दुश्मन है। मतलब तू डाल तुम्हें पात। जैसे उसमें x का किया अपने पास, इसमें dx का किया, x + c आ गया। c क्या होता है, c होता है ये कांस्टेंट जो समाकलन में अपन लगाते हैं। ये आपको लगाओ या मतलब लगा ही दिया, वो लगाना ही पड़ेगा आपको, ये समझ चलो, ये मान के चलो आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये जो सूत्र है बस इतने ही आपके काम आने वाले हैं। x⁴n, उसमें क्या था n, तो x⁴n + 1 बटा ये जो वाला है ये नीचे आ जाएगा, तो x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। जैसे इसका एग्जाम्पल करूँ, यदि मैं x⁴ का समाकलन करूँ तो ये हो जाएगा x 3 + 1 4 बटा 3 + 1 बटा 4, तो ये आपका इसका + c, ये आपका समाकलन हो गया। सेम ये का यही प्रोसेस है इसमें कि a⁴x/dx है, तो a⁴x/log a हो जाएगा। cos x का sin x, और ये sin x का हो जाएगा माइनस का cos x। क्यों, उसमें क्या था, उसमें cos x का माइनस का ये sin x था, इसमें क्या sin x का माइनस का cos x है। बताया ना मैंने, उल्टा है ये होता है sec x tan x, इसका हो जाएगा आपका sec x, sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस का tan x, 1/x log x। उसमें log x का क्या था 1/x, इसमें क्या है 1/x का log x, e⁴x हो जाएगा, क्योंकि अवकलन हो या समाकलन हो दोनों में ये नो चेंज रहेगा। ठीक है ना। अब देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ नीचे वाली ये होती है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन। इसमें निश्चित समाकलन कैसे हुआ, हम पता कैसे लगाए कि अगर इस इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट दे दे, ये जो लिमिट है ना, पर यहाँ से यहाँ तक ही अपन को निकालना है, तो ये आपका निश्चित समाकलन कहलाता है। और अगर ये नहीं दे तो वो, अब जैसे ये है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चित इंडेफिनेट समाकलन हो गया। इसमें आपको लिमिट नहीं दे रखी तो आप ऐसा का ऐसा रखोगे। अगर इसमें आपको लिमिट दे देती, जैसे हम आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लिमिट दी, ये हो गया, जैसे dx है तो x a और b, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लिमिट है, तो पहले b को लिखेंगे फिर a को, यानी b x की जगह b लिखेंगे, फिर x की जगह a लिखेंगे माइनस के साथ, जैसे b - a हो गया। देखो ये एग्जांपल देखो, x² dx है, लिमिट है 1 से 2 तक, x² क्या करेंगे, x 2 + 1 2 + 1, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले से करेंगे। तो ये इसकी लिमिट लिख दी, तो ये क्या हो गया x³/3। तो पहले x की जगह क्या लिखूंगा मैं 2, फिर x की जगह 1, तो x की जगह 2 लिखा, फिर x की जगह 1 लिखा, तो यहाँ पे हो गया ये 8/3 - 1/3, लघुत्तम लिया 3, 8 - 1 तो 7/3, इसके आंसर आ गए। अब निश्चित समाकलन में क्या होता है कि आपके पास इस प्रकार से कोई वैल्यू आएगी, यानी कि एक अचर संख्या आएगी, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब जबकि इसमें क्या होगा, अनिश्चित में वेरिएबल वैल्यू आएगी, यानी x y z log x ऐसे इस प्रकार से आएगी, इसमें आपके संख्यात्मक मान आएंगे। तो ये आपका समाकलन समाप्त हुआ। अब देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी साइन थीटा कोस थीटा को कैसे में बदला जाता है, साइन में कोस में कैसे बदले और कोस को साइन में कैसे बदले, वो देखते हैं।
अब जैसे ये है अपना ग्राफ, ये है, ये हो गया एक्स वाई वाई डैश, सॉरी एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। ये है, यहाँ से 0 डिग्री है ये, और यहाँ से यदि एक्स से यहाँ का मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, और इस बिंदु से यदि यहाँ तक का मैं कोण निकालूँ तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से यदि मैं यहाँ तक का निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और यहाँ से यदि मैं वापस यहाँ का निकालूँ तो ये 360 डिग्री या 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखो रेडियन में कैसे बदले, ये है आपका 0 या 2 पाई, ये हो जाएगा π/2, ये आपका हो गया पाई, और ये आपका हो गया 3π/2, ठीक है। 3π/2 यानी कि 1 π/2, 2 π/2, ये 3 π/2, यानी π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 270 हो गया, यानी 3π/2। अब देखो इसमें सभी जितने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। जैसे साइन थीटा है वो पॉजिटिव रहेगा, कोस थीटा है वो पॉजिटिव रहेगा, जैसे कोस 2π प्लस थीटा है, जैसे कोस 2π प्लस थीटा है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कोस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा से ऊपर है, यानी कि ये जो 2π है ना, 2π में कुछ जुड़ा है, यानी कि 2π ऊपर भी आएगा, ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव इसमें रहते हैं, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी इसमें पॉजिटिव रहते हैं। अब आती है कि सर यहाँ पे कोस ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आ सकता, कोस क्यों नहीं, सेक वगैरह क्यों नहीं आ सकता। एक चीज़ ध्यान रखो कि साइन बदलेगा कोस में, ये देखो इधर लिख दूँ मैं, साइन कोस में, ठीक है, और कोस आपका साइन में, ठीक है ना, और टेन कोट में, और जो कोट है वो टेन में। सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा। कब कब? जब सिर्फ इसी रेखा पे हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको ये बोल दे, अब जैसे, और ये जो बीच वाली रेखा है ना, इस वाली रेखा पे कोई बदलाव नहीं होगा, जो जैसा रेशियो है, जैसे कोस है तो कोस में ही रहेगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, कोट है तो कोट में रहेगा, सेक है सेक में, कोसेक है तो कोसेक में ही रहेगा, यानी कि इस रेखा पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये 2π प्लस थीटा, यानी कि ये 2π था, 2π के ऊपर कुछ जोड़ा है अपने, यानी कि यहाँ पे जो कोण आएगा 2π है, ठीक है, 2π है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैंने बताया ना कि नो चेंज, यानी कि ये जो है ना ये कोस का कोस रहेगा, और इसमें पॉजिटिव है तो ये वाला थीटा इसमें आ जाएगा, ये वाला थीटा यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अभी जैसे साइन पाई प्लस 3π/2 है, ठीक है ना। अब जैसे ये है पाई प्लस 3π/4 है ना। अब जैसे ये कोई आपके पास है, अब देखो ये हो गया पाई, ये सीधी रेखा हो गई, पाई यही है, पाई में कुछ जुड़ा है, ये देखो कुछ जुड़ा है, यानी कि इसके आगे आएगा तो ये चेंज नहीं होगा ना, ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा, पहले तो साइन आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये 3π/4 हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसी कैसी हो जाएगी। अब देखो ये सब, ये माइनस आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये देखना है। तो ये मैंने बताया ऑल पॉजिटिव यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ओनली साइन एक्स और कोसेक एक्स यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसमें है ना, इसमें ओनली फॉर टेन थीटा, यहाँ पे भी थीटा मान लो, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पे लास्ट वाले में कोस थीटा एंड सेक थीटा इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव और अदर देन नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझ में आया?
ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ बताना मेरे को कि यदि अब जैसे ये है, इसी वाले पे आ जाओ आप, 3π/4 है, यानी कि इसको, ये आपका प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये देखो, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि पाई में कुछ जुड़ा है, ये पाई है, पाई में कुछ जुड़ा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अपन को क्या देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये देखना अपन को। तो देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में क्या है कि टेन और कोट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये जो साइन है ये तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसे ये कब काम आएगा, ये आपके आएगा जब आप वो पढ़ोगे डॉपलर इफेक्ट, डोवियो का प्रभाव, स्ट्रिंग वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स, ध्वनि वाले चैप्टर, तब आपके ये काम आएगा। गैसों का अनुगति सिद्धांत, तब आपके थर्मोडायनेमिक्स उसी में आएगा। और जब 12th में पढ़ोगे तो 12th में भी आपके काम आएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में काम आएगा, प्रत्यावर्ती धारा वो अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में काम आएगा, जैसे कला किस प्रकार से बदलती है, ऑप्टिक्स में भी काम आएगा आपके यहाँ तक की। तो ये चीज़ें आपका बेसिक है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव रहेंगे, और कोस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ये क्या हुआ, अब जैसे ये 2π और थीटा है ना, 2π और 0 डिग्री है। यदि 2π प्लस कुछ आ जाए तो इस वाले में आ जाएगा, और यदि 2π प्लस माइनस कुछ आ जाए, जैसे 2π माइनस थीटा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि π/2 प्लस थीटा है, π/2 प्लस थीटा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और π/2 माइनस थीटा है, तो ये π/2 है, इसमें से कुछ घट रहा है, यानी कि इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि पाई प्लस थीटा है, यानी पाई प्लस है तो जुड़वा है, तो इसमें आ जाएगा। पाई माइनस थीटा है, यानी कि पाई में से कुछ घट रहा है, यानी 180 में से कुछ घट रहा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। और अब ये है 3π/2 में से कुछ जुड़वा है तो इस वाले में, और कुछ घट रहा है तो इस वाले में आ जाएगा। और चिन्ह के हिसाब से आप ये देख लो, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, इसमें चाहे कुछ भी हो, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब ये है, अब जैसे साइन को मैंने कोस में बदला, तो पाई, जैसे साइन थीटा है, इसको मुझे कोस में बदलना है, तो मैं इसको किस प्रकार से बदलूं, तो साइन को मैं कोस में बदलूं तो क्या लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा π/2 माइनस थीटा या प्लस थीटा, दोनों में कुछ भी कर दो। अब जैसे ये है, ये अपने आप कोस में हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे कोस हो जाएगा, क्यों। अब इसको आप सोल्व करो एक बार। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको भूल जाओ, कोस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन को मुझे कोस में बदलना है, साइन को कोस में बदलना है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ से साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, तो साइन कोस में बदल गया, ठीक है। अब ये जो थीटा है, ये है अपना π/2 यही है ना, π/2 में से कुछ मैं घटा रहा हूँ, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस वाले में आएगा, तो साइन कोस में बदल गया, तो ये चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी वो बता दूँ कि ओनली कोस और सेक में, कि कोस और सेक के अंदर यदि थीटा माइनस में है तो वह ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे कोस माइनस का थीटा है, ठीक है, तो इसको आप कोस थीटा ही लिखोगे, और यदि सेक माइनस थीटा है तो इसको भी आप सेक थीटा ही लिखोगे, यानी पॉजिटिव हो जाएगा ये। और अगर इसी के साथ यदि ऐसा हो जाए साइन माइनस थीटा, तो आप इसको माइनस साइन थीटा लिखोगे, कोस हो ही गया,
यदि कोसेक माइनस थीटा है तो इसको भी आप कोसेक थीटा ही लिखोगे, माइनस के कोसेक थीटा ही लिखोगे। टेन, इसी के साथ कोट, ये चारों फंक्शन होते हैं, इनके साथ माइनस आएगा, चाहे अंदर माइनस होगा तभी माइनस आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें अगर चाहे माइनस हो या प्लस हो, ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अगर थीटा माइनस में हो या प्लस में, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यह आपको नोट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर बताना। और अगर जिन बच्चों को मैथ की रिक्वायरमेंट है 11th या 12th में से, 12th के बच्चों में यदि मैथ की क्लासेस लगवानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके मेजोरिटी रहेगी आपके कमेंट्स में तो आपकी जल्द से जल्द मैथमेटिक्स की क्लास भी लगवा दी जाएगी, फिर चाहे वो 11th की हो या 12th की हो, RBSC हो या NCERT हो, दोनों में से दोनों ही लगवा दी जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, जिसमें अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी में पहले इसको इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको जो अगला वाला चैप्टर है उसमें डेरिवेशंस आएगी, गति के समीकरणों को किस प्रकार से निकाला, किस प्रकार से वो हमको प्राप्त हुए, वो सभी चीज़ें इन्हीं के माध्यम से आएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ना यही काम आएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।